Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो यार कॉलिजन्स में अब बारी आती है इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन की। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, वर्क एनर्जी एंड पावर की। एंड अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कॉलिजन होता क्या है और टाइप्स क्या हैं कॉलिजन के, और मेनली उनमें मोटी मोटी बात हमने जो याद रखनी है, जो ध्यान रखनी है हमें लास्ट वीडियो लेक्चर से, वो क्या याद रखनी है हमें कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है हर कॉलिजन में। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना यार, वो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कॉलिजन में क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स का यूज इस डेरिवेशन में बहुत अच्छे से होना है। यही दोनों स्टेप्स हैं, यही दोनों मेन पॉइंट्स हैं इस डेरिवेशन के, जिसका नाम है इलास्टिक कॉलिजन इन 1D। तो लेट सपोज हमने क्या किया, हमने दो बॉडीज कंसिडर की ए और बी, जिनका मास हमने माना m1 और m2, जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है। ध्यान रखिएगा कॉलिजन कैसा है, ये 1D कॉलिजन है। 1D मतलब दे विल मूव along the same straight line path before and after the collision. तो they are moving along the same straight line with velocities u1 and u2। अब देखिए इनके बीच कॉलिजन तभी पॉसिबल है जब u1 किससे बड़ा होगा, u2 से। भाई इसकी वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये कोलाइड करेगा ना m2 से, दैट इज b ऑब्जेक्ट से। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेट बोथ collide and continue to move along the same direction with velocity। obviously same direction के along move करेंगी ही करेंगी, क्यों, क्योंकि collision कैसा है, 1D collision है। और कितनी velocity से, v1 और v2। अब देखिए v2 ग्रेटर देन v1 हम क्यों मान के चल रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आप v2 ग्रेटर देन v1 नहीं मानोगे, मतलब v1 ग्रेटर देन v2 मान रहे हो लेट्स से, तो बॉडीज ना स्टिक होके चलेंगी एक दूसरे के साथ, एंड दैट विल नॉट बी अ इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, क्योंकि जहां पर दो बॉडीज स्टिक हो जाती है वहां पर कॉलिजन इलास्टिक होता ही नहीं है, वो तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। एंड इन सच अ केस दे बोथ मूव विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें इलास्टिक कॉलिजन चाहिए, या फिर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि द बॉडीज विल सेपरेट आफ्टर द कॉलिजन इफ v2 इज ग्रेटर देन v1। ओके, नाउ होपफुली इतना समझ आया होगा। हमने बस इस डायग्राम को अभी तक एक्सप्लेन किया कि दो बॉडीज हैं m1 m2, और जिनका मास है u1 u2, वेलोसिटी है उनकी बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन कॉलिजन हुआ, आफ्टर कॉलिजन दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 विद v2 ग्रेटर देन v1। ना अब ये हम पढ़ चुके हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या होती है, कंजर्व। तो सिंस टोटल लीनियर मोमेंटम since total linear momentum is conserved, कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो बाय द वे मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है भाई, कंजर्व मतलब जितना मोमेंटम पहले था, दैट इज मोमेंटम जितना पहले था कॉलिजन से, that is momentum before collision, ठीक है, is equals to momentum after collision। यही तो मतलब वो आया कंजर्व होने का, कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में है। तो बिफोर कॉलिजन अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या था, बाय द वे मोमेंटम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बिफोर कॉलिजन ए वाली बॉडी का मोमेंटम कितना था, m1 u1, और b का मोमेंटम कितना था, m2 u2। ठीक है, अब आफ्टर कॉलिजन सिनेरियो ये रहा, तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि भाई हमें टोटल लीनियर मोमेंटम देखना है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, m2 v2 माइनस m2 u2। तो क्या बना यहाँ पे, m1 कॉमन लिया जब हमने, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2।
बाय द वे एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी इन इक्वेशंस के आगे। ठीक है, तो हमने ये तो बात करी टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व था। अब देखते हैं आगे। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि मोमेंटम भी कंजर्व होता है इलास्टिक में, और एक चीज और कंजर्व होती है साथ के साथ, याद करो, आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी कंजर्व होती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल्स टू आफ्टर द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो भाई पहले वाले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बिफोर कॉलिजन, इसकी ए की हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर, तो बिफोर कॉलिजन half m1 u1 square and this is half m2 u2 square is equals to after collision half m1 v1 square plus half m2 v2 square। बाय द वे दोनों साइड से हाफ कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर, और इस वाले m1 v1 को हम ले आते हैं लेफ्ट में, जैसे हमने पीछे क्या था कि m1 वाली टर्म्स को हमने एक तरफ रखा। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम लिखेंगे तो वी विल गेट m1 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी, दिस इज u1, ठीक है, दिस इज u1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि पीछे हमने क्या मानी थी, इक्वेशन 1 और 2 पीछे हमने मान ली थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इक्वेशन 3 को डिवाइड, इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन 3 क्या है आपकी, m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है। बाय द वे पहले मैं लिख देता हूँ m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, और यहाँ पर थी आपकी इक्वेशन नंबर 2 m, ये वाली देखिए m1 u1 माइनस v1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2, m2 इंटू v2 माइनस u2। तो m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया, m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपका u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब हम क्या करते हैं, हम u2 को लेफ्ट में ले आते हैं वापस, और v1 को राइट में। नाउ u1 माइनस u2। अब देखिए ये u1 है क्या, u1 जो है यार ये इनिशियल वेलोसिटी है। बाय द वे ये एक इक्वेशन आपके निकल के आएगी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये u1 है क्या, ये u1 जो थी ना ये वेलोसिटी थी किसकी, ये u1 वेलोसिटी थी a की, और u2 वेलोसिटी थी b की, ये v1 वेलोसिटी थी आफ्टर कॉलिजन v1 की, और v2 वेलोसिटी थी आफ्टर कॉलिजन किसकी, b की। ओके, नाउ अगर आपको पता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 3 में रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, वहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे, याद करो। रिलेटिव, अगर दो ऑब्जेक्ट्स थे, a ज्यादा था va वेलोसिटी से, b ज्यादा था vb वेलोसिटी से, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी a की b के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते थे, ऐसे तो लिखते थे va माइनस vb, ठीक है। क्या लिखते थे आप, रिलेटिव वेलोसिटी।
ठीक है, बात समझ आई। तो अगर मैं इसको देखूं U1 में से U2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू B, बट कब, बिफोर कॉलिजन। तो ये है आपकी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये v2 माइनस वी1 है, तो ये v2 किसकी वेलोसिटी है, v2 थी वेलोसिटी b की, बट कब, आफ्टर कॉलिजन। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड दिस इज आफ्टर कॉलिजन। होपफुल इतनी बात आपको समझ आई। अच्छा, इसको एक तरह से और नाम से जानते हैं, बिफोर कॉलिजन को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर अप्रोच। मतलब कॉलिजन होने से पहले को हम बोल रहे हैं बिफोर अप्रोच, और कॉलिजन होने के बाद को हम क्या बोल रहे हैं, आफ्टर अप्रोच। और करके लिख देता हूँ यहाँ पे, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब जिस वेलोसिटी से ए बी को अप्रोच कर रहा है बिफोर कॉलिजन, इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जिस वेलोसिटी से सेपरेट हुआ, दैट इज v2 माइनस v1। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूव होता है कि इन इलास्टिक 1D कॉलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है बिफोर कॉलिजन, वो किसके इक्वल होती है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो ये हमने एक जनरली अभी तक कॉन्सेप्ट प्रूव किया है। अभी तक हमने कोई मेन डेरिवेशन प्रूव नहीं की। बाय द वे, मेन डेरिवेशन से मेरा मतलब है हमको यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यूज निकालने को आता है, कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या है और v2 की वैल्यू क्या है। तो अभी वो देखते हैं हम कि v1 v2 की वैल्यू किस तरह निकलेगी। नाउ मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ नेक्स्ट। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसको यहाँ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, वेलोसिटीज ऑफ बॉडी, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कॉलिजन। तो लेट्स से हम सबसे पहले निकाल रहे हैं v1। तो v1 निकालने के लिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो v1 हमको सबसे पहले निकालना है, तो हमने पीछे अभी मानी थी इक्वेशन 4। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 मैं यहाँ पे लेकर रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सेम चीज आपको v2 के लिए करनी है, मैं सिर्फ v1 के लिए बताऊंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, अभी क्या निकालनी है, अभी आपको निकालनी है v1। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फिलहाल अभी v1 निकालना है। तो v1 निकालने के लिए इस इक्वेशन से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, हम निकालते हैं v2 की वैल्यू। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, u1 माइनस u2 प्लस v1। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, v1 निकालने के लिए हम इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम निकालते हैं v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू क्या आएगी, u1 माइनस u2 प्लस v1, और इस वैल्यू को उठाकर हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन v2 की वैल्यू क्यों निकाली और इक्वेशन 1 में डालने का फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ। देखिए अगर मैं आपको इक्वेशन 1 दिखाऊं, तो ये थी आपकी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करोगे, जो इक्वेशन बाय द वे क्या थी हमारी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन थी। तो बस इस इक्वेशन में आपने वैल्यू डालनी है, प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस। अब देखिए जब आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे v2 की, तो u1 माइनस u2,
तो ये सारी जो इक्वेशन है ना किसकी फॉर्म में आ जाएगी, ये फॉर्म में आ जाएगी आपकी u1 u2 और v1 इन सब की टर्म्स में आ जाएगी, और हमें v1 ही निकालना है तो इसलिए आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, u1 वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो जैसे ये है आपका u1 वाली टर्म्स दोनों, और u2 वाली टर्म्स को हम एक तरफ रख लेते हैं। ये दोनों टर्म्स हैं आपकी u2 वाली, ये दोनों। तो इनको जब हम लिखेंगे तो वी विल गेट m1 माइनस m2 इंटू u1, ठीक है, प्लस यहाँ पे m2 u2, यहाँ पे भी m2 u2 प्लस 2 m2 u2, और यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा इस और इस टर्म से, यहाँ बचेगा v1 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये बात समझ आई होपफुली, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से v1 की वैल्यू बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो v1 की वैल्यू निकलेगी क्या, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2, ठीक है, देखिए 2 m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये निकलेगी आपकी किसकी वैल्यू, v1 की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम थोड़ा अलग करके टर्म्स को सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ से, v1 की। अब सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको वैल्यू निकालनी है अब किसकी, यहाँ पे v2 की। अब v2 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, v2 की वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से आप किसकी वैल्यू निकालिए, यहाँ से v1 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालिए यहाँ से आप, v1 की। जब आप v1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और उस v1 की वैल्यू को निकाल के आपने पुट करना होगा, ठीक है, v1 की वैल्यू निकाल के आपने पुट करना होगा उस वैल्यू को किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। देन सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, v2 की। और मैं बता देता हूँ आपको v2 की वैल्यू क्या मिलेगी। सो यू विल गेट v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, जब आप बिल्कुल सेम करेंगे, इन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे आएगा आपका u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, एक तरह से इसकी बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये था आपकी डेरिवेशन विच वाज इलास्टिक कोलेजन इन 1D डायमेंशन, इन 1D। सो होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ आई है। मेन स्टेप्स बस आप याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया हमने, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है ये कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद एक डिवाइड किया इक्वेशंस मान के, फिर v1 v2 की वैल्यू निकालना हमारा मेन गोल था। तो v1 v2 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, इक्वेशन नंबर 4 से। पहले v1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने v2 की वैल्यू निकाली इक्वेशन 4 से, और v2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन 4 से v1 की वैल्यू निकाल कर उन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली v1 की उसमें पुट किया, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।